नमस्कार, मैं हूं नगमा और हमारे साथ बस कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं देश के सबसे प्रीमियर स्वास्थ्य संस्थान ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के निदेशक, एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर गुलेरिया और बहुत धन्यवाद आपका कि इस बहुत ही क्रिटिकल समय में आपने इतना वक्त दिया है एनडीटीवी के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। हम एक बार एक छोटा सा अपडेट अपने दर्शकों को दे दें, तमाम जानकारी इस समय कोरोना से जुड़ी हुई कि देश में कल से अब तक कोरोना के 957 केस और सामने आए हैं। कल से अब तक के बीच में 957 मामले और आए हैं और अब तक कोरोना के कुल मरीज 14,792 हो गए हैं। 2015 मरीज जो हैं वो ठीक भी हुए हैं, ये बड़ी बात है। और जो अब तक 488 लोग इसमें मारे गए हैं। पिछले 24 घंटों में 36 लोगों की मौत हुई है। एक ग्राफ के जरिए हम आपको दिखाना चाहते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर अभी तक क्या कह रहा है, देश में कैसे घट रही है कोरोना की रफ्तार। इस ग्राफ पर हम नजर डालेंगे तो आप समझेंगे कि किस तरह से ये कर्व अब फ्लैट होता दिखाई दे रहा है। अगर आप सबसे शुरू में देखें तो 24 मार्च को एक दिन में कोरोना के मामलों की संख्या 52 थी, फिर ये हर दिन बढ़ी। 16 अप्रैल को एक दिन में 1,463 केस आए, 17 अप्रैल को मामले कम हुए और 18 अप्रैल को ये संख्या और घटी और एक दिन में कोरोना के 991 मामले सामने आए हैं। तो इस तरह से 14 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच में ये ग्राफ फ्लैट होता दिखाई दे रहा है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया डायरेक्टर है एम्स के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर गुलेरिया, इस ग्राफ के जरिए जो साफ होता है उस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी। क्या हम ये सेफली कह सकते हैं अब कि अब हम ये जो पीक है इस ग्राफ का वो अब रुका है और अब एक प्लेटो, एक समतल पे पहुंच रहे हैं? क्या हम इस कर्व को फ्लैट करने में अब उस स्टेज पे पहुंच गए हैं, कामयाब हो रहे हैं? तो अगर हम पिछले कुछ दिन के आंकड़े देखें तो ऐसा लगता है कि केसेस का जो राइज था वो कम हो रहा है और कर्व सीम्स टू बी फ्लैटनिंग। तो आपकी बात सही है कि अगर यही अगले कुछ दिन में डेटा रहा कि केसेस जो हैं वो 1000 से कम रहे तो हम दो चीज़ें कह सकते हैं। एक तो कर्व फ्लैटन हो रहा है और हमारा जो केस का डबलिंग टाइम है वो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जिससे नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो इतने ज़्यादा रोज के नहीं आएंगे। इनडायरेक्टली इससे ये भी साबित होता है कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में इतना ज़्यादा स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। इस समय हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में कई तरह की समस्याएं शुरू में थी, उनको किस तरह से दूर किया गया है? चाहे हम पीपीई किट की बात करें, मास्क की बात करें, स्वास्थ्यकर्मी की सुरक्षा की बात करें, मरीजों के लिए बेड्स की बात करें। दिल्ली में अगर हम देखें तो जो कुछ अस्पताल इसमें लगातार जुटे रहे, एम्स, सफदरजंग, आरएमएल, ये तमाम अस्पतालों में अब हम किस तरह से और ज्यादा तैयार हैं इसे जूझने के लिए? तो कई दिनों से, और मैं तो कहूँगा कई हफ्तों से इसकी तैयारी चल रही है और इसकी तैयारी में कई कदम हैं। एक तो यही है कि हम अपनी फैसिलिटीज़ बढ़ाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं, और ये क्लियर हो गया था कि हम कोविड और नॉन कोविड पेशेंट्स को इकट्ठे नहीं रख सकते, इसलिए डेडिकेटेड फैसिलिटी बनाने की ज़रूरत है। और इसी तरह से कई एरियाज़ में जहाँ पे डेडिकेटेड फैसिलिटी हो, हॉस्पिटल की बिल्डिंग अलग हो या हॉस्पिटल अलग हो, उस पर काम शुरू हुआ था और अब दिल्ली में और सारे देश में कई डेडिकेटेड हॉस्पिटल भी बन गए हैं। उसके अलावा ट्रेनिंग के इशू था कि हमारे हेल्थ केयर जो लोग हैं उनको अपने प्रोटेक्शन के लिए पीपीई कैसे डालना है, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, उसकी पूरी तैयारी करनी है। पेशेंट मैनेजमेंट की पूरी तैयारी करनी है और पेशेंट का फ्लो कैसे होगा। इमरजेंसी में कोई कोविड सस्पेक्ट आता है तो उसको कहाँ रखा जाएगा, उसका डायरेक्ट टेस्ट कैसे होगा, अगर वो पॉजिटिव आता है तो कहाँ शिफ्ट होगा, नेगेटिव आते हैं तो क्या किया जाएगा, उसका पूरा फ्लो चार्ट बना है और बनाया गया है। मिनिस्ट्री ने इसकी पूरी तैयारी की है और ट्रीटमेंट हम क्या दे पाएंगे उस पर भी पूरी प्लानिंग हुई है। एक अच्छी बात जी कहिए आप। एक और चीज़ है वो है कि हमें हर एक स्तर पे, चाहे वो प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी लेवल हो, ऑक्सीजन की भी अवेलेबिलिटी करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी वायरस है, सांस की नाली पे असर करता है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। इसलिए ये भी ज़रूरी है और ये बड़े पैमाने में सरकार काम कर रही है कि ऑक्सीजन जो है वो हर जगह पे अवेलेबल हो, जिससे पेशेंट्स जब आएंगे तो उनको ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो।
अच्छी बात है कि 12 राज्यों के 22 जिलों में 14 दिनों से केस नहीं आए हैं। अगर हॉटस्पॉट्स की बात देखें तो हिंदुस्तान में इस समय ये कैसे दिख रहा है? दिल्ली में हॉटस्पॉट्स लगातार बढ़े हैं, बल्कि आज जो बताया गया दिल्ली सरकार की तरफ से, उसमें हॉटस्पॉट की संख्या अगर 60 थी तो बढ़ के अब 70 और उससे ऊपर हो चुकी है। एक तो ये हॉटस्पॉट्स जो हैं, वहां कहीं पर भी 1 से 3 मामले अगर हो जाते हैं तो उसे हॉटस्पॉट बताया जाता है, पर अगर बढ़ती संख्या हॉटस्पॉट की देखें तो ये क्या संकेत देती है इस फैलाव को लेकर, और इससे कितना ज्यादा सतर्क और एहतियात बरतना चाहिए? क्योंकि लोग जब सुनते हैं हॉटस्पॉट्स बढ़ रहा है तो घबराहट लोगों की बढ़ती है। तो हॉटस्पॉट्स का जो बेसिक मकसद ये है कि इसमें हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें। देश के ज़्यादातर हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे केसेस ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस हैं और ये हॉटस्पॉट्स हैं। इन हॉटस्पॉट्स की हमें ज़्यादा एग्रेसिवली मैनेजमेंट करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ एग्रेसिव कंटेनमेंट, लॉकडाउन। यहाँ पे लोगों को परेशानी तो होगी, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि इस एरिया से अगर बीमारी बाहर चली गई तो हॉटस्पॉट्स और बढ़ते जाएंगे और वो परेशानी बढ़ेगी, केसेस बढ़ेंगे। अगर हम हॉटस्पॉट्स में ही केसेस को कंट्रोल कर पाएँ और वहाँ पे आस्ता आस्ता केसेस कम होने लगें और हॉटस्पॉट्स भी आस्ता आस्ता कम होने लगें, तो मेरा ये मानना है कि काफ़ी हद तक हम इस लड़ाई में कामयाब होंगे। तो अभी मेरा जो फोकस, मेरे को लगता है जो फोकस होना चाहिए वो हॉटस्पॉट्स में आइडेंटिफिकेशन ऑफ केसेस, आइसोलेशन ऑफ केसेस, और ये देखना कि हॉटस्पॉट से आगे कहीं बीमारी ना फैले। इसमें लोगों की पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को तकलीफ होती है। कई दफ़ा हॉटस्पॉट से निकलने की कोशिश करते हैं जिससे वो उस एरिया से बाहर आ पाएँ, लेकिन वो ये नहीं समझते कि अगर वो ऐसे करेंगे तो हो सकता है कि अपने साथ वायरस को भी हॉटस्पॉट से एक कोल्ड स्पॉट पे ले जा रहे हैं, जिससे इन्फेक्शन वहाँ भी फैल सकता है। जी डॉक्टर गुलेरिया, ये भी संख्या बहुत अच्छी है और उत्साह देती है लोगों को कि 2015 अब तक के जो आंकड़े हैं, 2000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं कोरोना से। तो जो ये आंकड़े हम देखते हैं उससे क्या ये कह सकते हैं कि जो कोरोना का असर है उसमें कमी आ रही है? मतलब संख्या की बात छोड़े, लेकिन जो इंटेंसिटी होती है, जो कहा जाता है वायरस म्यूटेट करता है और जितना खतरनाक ये शुरू में होता है उतना कुछ दिनों के बाद नहीं होता, क्या ठीक होने की दर जो है वो बढ़ी है? जो लोग 13% से ऊपर थी ठीक होने की दर, जो आखिरी आंकड़े हमने देखे थे। तो बिल्कुल सही में 2 चीज़ें इसमें हैं। एक चीज़ तो ये है कि अगर हम आंकड़े देखें, और नॉट ओनली इंडिया का लेकिन सारी दुनिया के आंकड़े देखें, तो लगभग 90 से 95% जो मरीज़ हैं जिनको कोरोना वायरस होता है वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इससे ज़्यादा ही ठीक होते हैं। अगर हम मोर्टेलिटी देखें तो वो तो 3 या 4% ही है। मेरा मानना है कि उससे कम, जब हम फाइनल इसके कैलकुलेशन करेंगे तो इससे भी कम होगी। इसका ये मतलब है कि ये सारे जो लोग हैं ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 80% से ज़्यादा लोग तो बिना किसी दवाई के और बिना हॉस्पिटल में आए, मामूली उनको बीमारी होगी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हमारे कई ऐसे लोग हैं जिनको हमने क्वारंटाइन किया है, आइसोलेट किया है, क्योंकि वो पॉजिटिव हैं लेकिन उनको कोई लक्षण नहीं है, बिल्कुल ठीक है, बुखार भी ठीक हो गया है। अब सिर्फ हम यही वेट कर रहे हैं कि 2 हफ्ते बाद उनका टेस्ट करें और वो नेगेटिव हों तो वो जा सकते हैं। तो ज़्यादातर पेशेंट ऐसे हैं। अगर हम अपने आईसीयू में देखें तो हमारे आईसीयू में पेशेंट इतने ज़्यादा नहीं हैं और वेंटिलेटर में पेशेंट्स और भी कम हैं। तो इससे ये हम नतीजा निकाल सकते हैं कि अभी जो कोविड-19 के केसेस हमारे देश में आ रहे हैं, ज़्यादातर माइल्ड वाले आ रहे हैं, हमारे आईसीयू में इतना स्ट्रेन नहीं पड़ रहा है। और ये एक अच्छी बात है कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो वायरस है इतना खतरनाक नहीं है, इतने घबराने की बात नहीं है। इसमें सिर्फ मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि लोगों में ये अननेसेसरी डर है कि अगर वो कहें कि हमें कोविड हो गया है तो वो फिर बाहर नहीं आना चाहते। उनको लगता है कि ये एक टाइप का स्टिग्मा है, हमें लोग, हमारे पड़ोसी क्या सोचेंगे कि इनको कोविड हो गया है। इससे एक नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि अगर आप हॉस्पिटल में नहीं टाइम से पहुंचेंगे, डिले करेंगे अपना हॉस्पिटल में पहुंचना, कि जब आपको बिल्कुल बहुत तेज़ सांस चढ़ने लग गया, सांस खुल के आ नहीं रहा, तभी आप हेल्थ केयर फैसिलिटी पे पहुंचते हैं, तो उससे डेथ्स ज़्यादा हो सकती हैं। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप जिसको भी लक्षण हो, बुखार हो, जुकाम, नज़ला, सांस की तकलीफ हो, शर्माए नहीं। इससे में कोई स्टिग्मा नहीं है, ज़्यादातर चांसेस हैं कि आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है और आप हॉस्पिटल नहीं पहुंचेंगे तो इससे फिर आपकी ही जान को खतरा पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे समाज में एक डर है और कोविड को लेके एक सॉर्ट ऑफ स्टिग्मा हो गया है, जिससे लोग जो हैं वो आगे नहीं आ रहे हैं
हॉस्पिटल में, और इससे मोर्टेलिटी जो है जितनी कम होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पा रही। इसलिए मैं सब लोगों को यही अपील करना चाहूँगा कि अगर आपके लक्षण हो, जो आप हॉटस्पॉट में हैं और आपको बुखार, जुकाम, नज़ला, सांस में तकलीफ होती है, आप एकदम हेल्पलाइन को यूज़ करें, हेल्थ केयर फैसिलिटी को कॉन्टैक्ट करें। आपको अगर या आपके फैमिली मेम्बर्स को क्वारंटाइन करना भी पड़े तो वो आपके हित के लिए ही है और समाज के हित के लिए है, उससे आप शर्माएं ना। अभी ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। जी, सही आपने कहा कि एक तरह से समाज में ये बात फैल गई है, एक तरह का स्टिग्मा इसके साथ जुड़ गया है कि अगर किसी को कोविड-19 है, कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, तो छुपाना चाहते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि काफ़ी तरह के भेदभाव भी होने लग गए, इसलिए लोग सामने नहीं आना चाहते हैं और इसी वजह से शायद नुकसान ज़्यादा होता है। पर अगर समय पर अस्पताल जाएं तो इसका रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। जो एहतियात इस वक्त हम लोग बरत रहे हैं डॉक्टर गुलेरिया, सभी लोगों में ये बहुत ज़्यादा जागरूकता है कि हाथ साफ रखें। किसी चीज़ को अगर आप छूते हैं आपको जिसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप हाथ सैनिटाइज करते हैं, धोते हैं, ग्लव्स का इस्तेमाल, मास्क का इस्तेमाल, एक दूसरे से दूरी बनाए रखना, शारीरिक दूरी जो होती है वो बना के रखना, ये तमाम एहतियात जो इस वक्त बरते जा रहे हैं, क्या जब कोरोना का असर कम होगा, ये एक समय सीमा तो देना शायद इस समय मुश्किल है, लॉकडाउन खत्म भी होता है तो ज़रूरी नहीं है कि कोरोना खत्म हो जाए, लेकिन ये तमाम एहतियात आपके मुताबिक कितने दिनों तक ज़रूरी हो सकते हैं? तो मेरा तो ये मानना है कि ये जो हमारा न्यू नॉर्मल जिसको मैं कहूँगा कि आपको अब एक लाइफस्टाइल आपकी चेंज हो जाएगी, ये काफ़ी लंबे टाइम तक रहेगा। लॉकडाउन ख़त्म होगा तो उसका ये मतलब नहीं कि कोरोना ख़त्म हो जाएगा। केसेस कम हो जाएंगे, हॉटस्पॉट्स कम हो जाएंगे, केसेस भी इतने ज़्यादा नहीं होंगे जैसे हम देख रहे हैं, लेकिन कुछ हद तक वायरल इन्फेक्शन तो हमारी कम्युनिटी में रहेगा। इसलिए वो आगे ना फैलें तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, ये तो हमें कई महीने या मैं तो कहूँगा साल से ऊपर भी करना पड़ेगा। और मेरा ये मानना है कि अगर हम ये अपना लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लें तो इससे हमें बहुत फ़ायदे हैं। कोरोना के अलावा कई इन्फेक्शंस हैं, चाहे हम इन्फ्लुएंजा की बात करें या टीबी की भी बात करें, जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस हैं, जो जैसे कोरोना फैलता है उसी की तरह से फैल सकते हैं। तो अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग करें, हाथ जोड़ें, हाथ ना मिलाएं, हाथ रेगुलरली वॉश करें, जब भी घर आते हैं तो अपनी सीना से हाथ धोएं और किसी चीज़ को ऐसा टच करें जिसको हमें लगता है तो हम हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करें, मास्क रेगुलरली डालें। तो इससे मेरा मानना है कि कई जो एयरबॉर्न इन्फेक्शंस हैं या जो रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शंस हैं वो कम होगी, और इसलिए ये जो हम एक लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर रहे हैं ये लॉन्ग टर्म में हमारे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट ही रहेगा। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि इसका असर कब तक बना रहेगा, क्योंकि लोगों को यहाँ खास करके भारत में ये उम्मीद थी, इस तरह की चर्चा हुई थी कि जब जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे वायरस, क्योंकि ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन बहुत तेज़ गर्मी या तापमान में कम हो जाते हैं, इन्फेक्शन रेट कम हो जाता है, तो इसका असर कम होगा, ऐसा लोग मान रहे थे। अब जब गर्मी शुरू हुई है ज़्यादातर हिस्से में देश के, तो क्या ये माना जाए कि इसका भी असर कम हो सकता है या इसका असर कब तक बना रहेगा, इसका क्या अनुमान हम लगा सकते हैं? ये एक मुश्किल सवाल है, क्योंकि अगर हम देखें तो गर्मी में कई वायरल इन्फेक्शंस कम होते हैं। कई वायरल इन्फेक्शन की जो हम कहते हैं सीजनैलिटी होती है कि एक सीज़न में आते हैं फिर कम हो जाते हैं, सर्दियों में आते हैं, मानसून में आते हैं, गर्मियों में कम हो जाते हैं। लेकिन ये नया वायरस है, ये कैसा बिहेव करेगा ये कहना मुश्किल है। ये बात भी समझना ज़रूरी है कि कई कंट्रीज़ हैं जहाँ पे गर्मी अभी भी है, ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं, चाहे सिंगापुर की बात करें, वहाँ पर भी अभी केसेस आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं अभी ये दिखाई दे रहा कि गर्मी से एकदम केसेस कम होंगे। दूसरा ये समझना भी ज़रूरी है कि गर्मी अगर बाहर रहती है तो अंदर तो हम एसी के एनवायरनमेंट में रहते हैं, टेम्परेचर कम रहता है, ह्यूमिडिटी भी ठीक रहती है, और अगर वहाँ कोई खांस रहा है या अपने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करता है तो इन्फेक्शन तो अंदर वाले एनवायरनमेंट में भी हो सकता है जहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो गर्मी से हो सकता है कुछ फ़र्क पड़े, जब दिल्ली में 40 से ज़्यादा हीट वेव आए तो बाहर वायरस का सर्वाइव करने के चांसेस कम हैं, लेकिन हमें अपने घर के अंदर तो वही प्रिकॉशन रखने पड़ेंगे चाहे बाहर कितनी भी गर्मी हो। और ख़ास तौर पे जो बंद जगह हैं, ऑफिसेज हैं, एयर कंडीशनड बाज़ार हैं, मॉल्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, इन तमाम जगहों पर आप कह रहे हैं कि वो ख़तरा वैसे ही बना रहेगा और उनकी साफ़ सफाई, सैनिटाइजेशन का ध्यान उतना ही एहतियात बरतना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे आपका टेम्परेचर कंट्रोल रहता है, सेंट्रली एयर कंडीशनिंग रहती है,
और वहाँ पे अगर किसी को कोविड के लक्षण है और वो खांस रहा है और अपना ध्यान नहीं रख रहा है, तो वो वहाँ पे इन्फेक्शन फैला सकता है, और वो हमें इसलिए वहाँ पर भी पूरा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जी, अब यहाँ भारत में खास करके जिन राज्यों में इसका फैलाव ज़्यादा है, महाराष्ट्र को हमने देखा कि फैलाव बहुत ज़्यादा है। कुछ मॉडल्स की चर्चा हो रही है इसमें, जैसे केरला मॉडल है, अब बिहार सरकार अपने बिहार मॉडल की भी बात करती है। वो मॉडल्स जो हैं वो किस तरह से दूसरे राज्यों में उनकी क्या खूबी रही है डॉक्टर गुलेरिया, और महाराष्ट्र में खास करके मुंबई में जहाँ इतना ज़्यादा फैलाव है, धारावी जो एशिया की सबसे बड़ी स्लम कॉलोनी है, बस्ती है, वहाँ पर जिस तरह से फैला है, उनकी मुश्किलें अलग हैं। बिल्कुल, तो मॉडल हमें देखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि कई स्टेट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया है, उनका हेल्थ सिस्टम भी अच्छा है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग उन्होंने बहुत एग्रेसिवली की है, क्वारंटाइन बहुत एग्रेसिवली की है, लोगों ने कोऑपरेट किया है और वहाँ पे केसेस काफ़ी मात्रा में कम हुए हैं। लेकिन कई ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें प्रॉब्लम्स बिल्कुल अलग हैं। जैसे आपने कहा, अगर हम मुंबई की बात करें तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग कई जगह पे बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक कमरे में अगर 5-6 लोग रह रहे हैं तो वो कैसे अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग कर सकते हैं। सिमिलरली हाइजीन की बात है, इन्फेक्शन की बात है, बाहर अगर बहुत ज़्यादा क्राउड है और लोग इसमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते, तो फिर भी वहाँ पे इन्फेक्शन जो है एकदम फैलेगा। ये जो वायरस है, ये एक, मैं तो कहूँगा कि ये सोशल इश्यूज़ को देख के आगे स्प्रेड करने में बहुत कामयाब है। जहाँ जहाँ पे हम अपना गार्ड नीचे कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन और क्वारंटाइन, वहाँ पे एकदम हॉटस्पॉट बनने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए ऐसे एरियाज़ में हमें कुछ नई स्ट्रैटेजी सोचनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो लोग हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग या क्वारंटाइन नहीं कर सकते, जिनको भी इस टाइप बीमारी के लक्षण हो, उनको एक कोई अलग फैसिलिटी में 2 हफ्ते के लिए रखा जाए, एक स्टेडियम हो चाहे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन हो, जिससे उस एरिया में इन्फेक्शन के जो पॉकेट्स हैं वो कुछ हद तक कम हो पाए। जी डॉक्टर गुलेरिया, एक ब्रेक लेंगे हम इस समय छोटा सा, हम वापस लौटते हैं और हम जानना चाहेंगे आपसे जो नई प्लाज्मा थेरेपी की चर्चा हो रही है कि वो किस तरह से कारगर हो सकता है, वैक्सीन की बात हो रही है, उसमें अभी समय लगेगा, इन तमाम चीज़ों के बारे में कि कोविड-19 के लिए क्या इलाज, क्या इस तरह के रिसर्च चल रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और हम लौटते हैं इस चर्चा पर। हमारे साथ एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया मौजूद हैं। हमारे साथ एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया मौजूद हैं। डॉक्टर गुलेरिया, बहुत सारे, जैसे चीन में ही ये देखा गया, पहले उन्होंने कहा कि उनकी जो लड़ाई थी कोरोना से वो बड़ी सफल रही और अब केसेस नहीं हैं और अब इलाके जो हैं वो बिल्कुल कोरोना मुक्त हो चुके हैं, पर दोबारा भी इन्फेक्शन होता नजर आया है और ये कई जगह दिख रहा है। तो इसके बारे में क्या जानकारी है? एक ही आदमी को अगर कोविड-19 इन्फेक्शन होता है, उसके रेकरेंस के उसी वायरस से उसको दोबारा हो, ये भी क्या चांसेस हैं? तो ये एक थोड़ा घबराने वाली न्यूज़ आई है, लेकिन इसको कंफर्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि यूजुअली जो ये वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, चाहे वो कोरोना हो या सार्स हो, उसमें एक दफ़ा आपको इन्फेक्शन हो तो आपके बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं जो कुछ महीने के लिए आपको इम्यूनिटी देते हैं और आपको फिर इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। कुछ केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए हैं चाइना में और कोरिया में, जिनको वो कहते हैं कि इन्फेक्शन फिर से हो गया। इसको स्टडी करने की ज़रूरत है कि वो इन्फेक्शन उनको फिर से हुआ या पहला वाला इन्फेक्शन पूरी तरह से गया नहीं और वो उसके लक्षण फिर से आ गए। तो ये एक वरिंग इशू है, क्योंकि अगर हम ये कहें कि फिर से इन्फेक्शन उनको हो सकता है, तो फिर हमारे जो हम हर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं वो इतना ज़्यादा कामयाब नहीं होगी केसेस को बाद में कम करने के लिए, और फिर कोविड-19 के केसेस जो हैं उसमें बाद में रिसर्जेंस आने का भी डर रहता है। एक जो आपने टर्म यूज़ किया, एक शब्द यूज़ किया, हर्ड इम्यूनिटी, इसकी बड़ी चर्चा रही कि एक तरह से हर्ड इम्यूनिटी अगर हो जाए तो अपने आप ही वायरस ख़त्म होगा। तो ये क्या होता है, ये होती क्या चीज़ है हर्ड इम्यूनिटी? मतलब लोगों में अपने आप इस वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज़ डेवलप कर जाएं। बिल्कुल, तो अगर हम देखें कि ये वायरस जो है कोरोना वायरस, इसको हम नोवेल वायरस कहते हैं, क्योंकि जब ये वायरस आया, ये एक नया वायरस था विद जंप स्पीसीज, एक स्पीसी से दूसरी स्पीसी ह्यूमन में आया
और ह्यूमंस में इसने एक और एबिलिटी प्राप्त की, वो था ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड। तो एकदम एक इंसान से दूसरे इंसान में वो फैलना शुरू हो गया। कई वायरसेस ये नहीं कर पाते, वो पैंडेमिक नहीं होता है। लेकिन इस वायरस में एक और जो इशू ये था कि इसके साथ क्योंकि कहीं पर भी इम्यूनिटी नहीं थी, वो सारी दुनिया में एकदम फैल गया और जिसको इसके साथ एक्सपोजर हुआ उसको इस इन्फेक्शन के चांसेस हुए। लेकिन आस्ता आस्ता ऐसे होगा कि वर्ल्ड में, सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग होंगे जिनको ये इन्फेक्शन होगा, माइल्ड इन्फेक्शन होगा, जैसे हम कह रहे हैं 80% को माइल्ड इन्फेक्शन होगा, जिनको इवन मॉडरेट टू सीवियर इन्फेक्शन हुआ और वो रिकवर करके, जब वो रिकवर करेंगे तो उनके बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज़ बनेंगे जो इस वायरस को रिकॉग्नाइज करते हैं और उसको फाइट करने की थोड़ी उनमें ताकत आ जाती है। उसके बाद अगर फिर से इन्फेक्शन होगा तो अब ये एक नॉवल वायरस नहीं रहेगा, ये बॉडी रिकॉग्नाइज कर लेगी कि ये पहले भी इससे इन्फेक्शन हो चुका है और इम्यून सिस्टम इसको फाइट करने में ज़्यादा कामयाब होगा और इसलिए केसेस जो हैं सीरियस केसेस और नंबर ऑफ केसेस कम होंगे। और जब ये और इस देख रहे हैं उस नंबर में जी, जो हर्ड इम्यूनिटी है वो इस बात पर निर्भर कर रही है कि लोगों में इम्यूनिटी, जो रोग निरोधक क्षमता है, वो कितनी बढ़ जाती है वायरस की मौजूदगी से, क्योंकि आपके शरीर में इम्यूनिटी पैदा होती है जब कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है या कोई भी वायरस जब आपके आसपास होता है तो आपके शरीर में उससे लड़ने के लिए जो क्षमता होती है, रोग निरोधक क्षमता, वो है इम्यूनिटी। तो एक तरह से ये हर्ड इम्यूनिटी आपके शरीर में पैदा हो, लेकिन इसी से एक जुड़ा हुआ जो एंटीबॉडीज जो पैदा होती हैं उससे उसी के ऊपर निर्भर है एक नया टेस्ट जो प्लाज्मा थेरेपी जिसे कहा जा रहा है, जिसमें एंटीबॉडी का ही इस्तेमाल किया जाएगा जो इन्फेक्टेड मरीज हैं उनसे। डॉक्टर गुलेरिया हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गुलेरिया से हम बातचीत करेंगे थोड़ी देर में। हम आपको बता देते हैं कि ये जो प्लाज्मा थेरेपी है जिसकी चर्चा हो रही है, एक नई तकनीक, वो क्या है? ये किसी भी संक्रमित व्यक्ति जो ठीक हो गया होता है, उसके शरीर में एंटीबॉडीज होती हैं, उसके खून से प्लाज्मा जब आप सेपरेट करते हैं और उसके बाद जो दूसरा संक्रमित व्यक्ति है, लेकिन ये सभी लोगों में देना ज़रूरी नहीं है, जो बहुत गंभीर व्यक्ति संक्रमित हैं उनको देना ज़रूरी है। तो ये उस तरह का ट्रीटमेंट है प्लाज्मा थेरेपी। डॉक्टर गुलेरिया, प्लाज्मा थेरेपी जो है वो एंटीबॉडी से जुड़ा हुआ है कि आपके शरीर में जब एंटीबॉडीज़ पैदा होती हैं तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है दूसरे संक्रमित लोगों के इलाज के लिए। इसमें अब इसको ICMR से इसको स्वीकृति मिली है, इसके ऊपर रिसर्च पूरी तैयारी है, पर इंतजार है कि डोनर्स हों। इसमें किस तरह की रुकावट आ रही है? क्योंकि पहले तो प्लाज्मा इतना इकट्ठा करना पड़ेगा जो आप सीरियस मरीजों के इलाज में इस्तेमाल करें। तो इससे उम्मीद कितनी है इस प्लाज्मा थेरेपी से? पहले भी दूसरे बीमारियों में इस्तेमाल होता रहा है और इसके इस्तेमाल होने में समय क्या अड़चन आ रही है? प्लाज्मा थेरेपी कोई नई थेरेपी नहीं है। जैसे आपने कहा कि ये पहले से कई बीमारियों में यूज़ की गई है। मोर रिसेंटली अगर हम देखें तो इबोला जब आउटब्रेक हुआ था तो अफ्रीका में और US में प्लाज्मा थेरेपी यूज़ की गई थी। पुराने कई आउटब्रेक्स जिनके लिए तब कोई दवाई नहीं थी तो भी लोगों ने प्लाज्मा थेरेपी यूज़ की थी, यहाँ तक कि पोलियो के आउटब्रेक में भी यूज़ की गई थी। इसमें इसका जैसे आपने कहा कि जब हम अभी एंटीबॉडीज़ की बात कर रहे थे तो प्लाज्मा थेरेपी में भी यही होता है कि एक इंसान जब ठीक हो जाता है, जिसको इन्फेक्शन हुई और जब वो ठीक हो जाता है तो उसके शरीर में इस वायरस को लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ बनते हैं और वो ही इस व्यक्ति को ठीक होने में मदद करते हैं, क्योंकि ये एंटीबॉडीज़ वायरस को शरीर में ख़त्म कर देता है और वो इंसान ठीक हो जाता है। वो एंटीबॉडीज़ ब्लड में होते हैं। तो जब ये व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाता है और उसके ब्लड में ये एंटीबॉडीज़ हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि 1 यूनिट ब्लड वो अपना डोनेट करें। वो जो ब्लड डोनेशन करते हैं उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ब्लड ठीक है और इसमें एंटीबॉडीज़ हैं। फिर उस ब्लड से प्लाज्मा निकाल के वो प्लाज्मा हम रख लेते हैं और उस प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ उस व्यक्ति की रहती हैं। अगर कोई सिक पेशेंट है जो कोविड-19 से लड़ रहा है, उसको अगर हम ये प्लाज्मा चढ़ा दें, जैसे हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन या प्लाज्मा चढ़ाते हैं कई बीमारी में, डेंगू में भी हम देते हैं, तो उसमें जो ये प्लाज्मा हम चढ़ाएंगे तो एंटीबॉडीज़ उसके शरीर में चली जाएंगी और वो उस पेशेंट को मदद करेंगी इस कोविड-19 वायरस से लड़ने के लिए। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो है कि जो लोग ठीक हो गए हैं वो आगे आके अपना ब्लड डोनेट करें।
एम्स में भी प्लाज्मा थेरेपी हमने शुरू कर रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि एक जो पेशेंट है जो 14 दिन जिसको हो गए थे बिल्कुल ठीक हुए, वो 2 दिन पहले आए और उन्होंने अपना ब्लड दिया, प्लाज्मा थेरेपी के लिए अपना ब्लड डोनेट कर चुके हैं। वो प्लाज्मा हमारे पास है और इसी तरह से कई और हॉस्पिटल्स हैं जिन्होंने ये शुरू किया है। तो हम प्लाज्मा हमारे पास अब रेडी स्टॉक हम बना रहे हैं। जो हमारे पेशेंट ठीक हो रहे हैं उनसे हम बात कर रहे हैं और ठीक होने के जब वो नेगेटिव हो जाते हैं उसके 2 हफ्ते बाद हम उनसे प्लाज्मा जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं। और ये हम फिर जो सीरियस पेशेंट्स हैं एज पर आईसीएमआर प्रोटोकॉल हम उनको देंगे, टेस्ट भी करेंगे कि इनके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज अच्छे मात्रा में है, हम दे सकते हैं। लेकिन ये भी समझना की ज़रूरत है कि ये कोई मैजिक बुलेट नहीं है। ट्रीटमेंट में प्लाज्मा थेरेपी के अलावा और पूरा स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है, चाहे वो और ड्रग्स की ज़रूरत हो, चाहे क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट की ज़रूरत हो। तो प्लाज्मा थेरेपी इज़ वन फॉर्म ऑफ थेरेपी। इसमें कुछ स्टडीज़ कोविड-19 पे भी आई हैं, 2 स्टडीज़ यूएसए से आई हैं, कम मात्रा के पेशेंट्स में स्टडी किया गया है, कुछ बेनिफिट पाया गया है। पर ये ऐसा नहीं है कि यही एक ट्रीटमेंट है, और कई ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज भी हमें एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी। जी, वैक्सीन्स के ऊपर भी काम हो रहा है, कई तरह के ट्रीटमेंट की बात चल रही है। एक आखिर में एक और सवाल जिससे तमाम लोगों को जिसका जवाब जानने में दिलचस्पी है कि जिस तरह से अभी दिख रहा है जो ग्राफ, नई खबरें रोज आती हैं अलग अलग जगह पे कि और मामले सामने आए, हॉटस्पॉट्स बढ़े, पर जो दर है डॉक्टर गुलेरिया वो कम हुई है, बढ़ने का की जो दर है, बीमारी बढ़ने की दर वो कम हुई है। उसे देखते हुए क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि कब तक एक सामान्य जनजीवन वापस आ पाएगा? एहतियात बरतना तो अपनी जगह पर रहेगा, लेकिन जो इस समय पैटर्न हिंदुस्तान में दिख रहा है, जो कर्व है कोरोना का, उसको देखते हुए क्या हम समझ सकते हैं? तो ये तो अगले कुछ दिन से और क्लियर हो जाएगा कि ये जो हम पैटर्न देख रहे हैं ये कंसिस्टेंट है और हम ये इसमें केसेस जो हैं कम होते रहेंगे। उसके बाद हमें एक स्ट्रैटेजी देखनी पड़ेगी कि जैसे हम लॉकडाउन उठाते हैं तो उसको हम कैसे ग्रेडेड मैनर में करें जिससे केसेस एकदम ना बढ़ें, क्योंकि लॉकडाउन के बाद मूवमेंट एकदम बढ़ेगा। और ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि स्पेशली हॉट स्पॉट्स को हम बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखें कि वहाँ से कोई केस जो जाके कोई कोल्ड स्पॉट में इन्फेक्शन ना फैलाएं। अगर ये सब हम कर पाते हैं तो हो सकता है कि अगले 3-4 महीने में हम कुछ नियर नॉर्मल सिचुएशन पे आ जाएं। पर मेरा ये मानना है कि टोटली जैसे हम प्री कोविड-19 के लाइफ लीड कर रहे थे वो वाला स्थिति तो शायद नहीं होगी। सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, पॉसिबली मास्क लगाना, ये कई चीज़ें जो हमारे अब आम लाइफस्टाइल में आ गई हैं ये शायद तब भी रहेंगी। और आई थिंक दैट इज़ अ गुड थिंग। जी, एक आखिरी सवाल, एक दर्शक ने सवाल भेजा है, दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं राजीव रंजन, वो पूछ रहे हैं कि हिंदुस्तान में क्या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है कि हम असिम्प्टोमेटिक लोगों को जांच कर सकें, क्योंकि कैरियर्स होते हैं या और एकदम बहुत सारे लोगों की जांच हो रही है, ऐसा हो नहीं रहा है यहाँ पे। एसिम्प्टोमेटिक लोगों का इमीडिएटली तो टेस्ट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर हम ये कहें कि हम सिर्फ 5% लोगों को वैसे ही टेस्ट करेंगे तो हमें कोई 7 करोड़ टेस्ट चाहिए होंगे, जो बहुत ज़्यादा हैं। एक चीज़ हम बाद में कर सकते हैं वो है कि एंटीबॉडीज़ देखें इसमें है कि नहीं। और हमारे पास जो एंटीबॉडी टेस्टिंग किट आया है जो अब अवेलेबल है, वो सीरो सर्वेलेंस, जो हम कहते हैं कि इस कम्युनिटी में सर्वेलेंस करें कि किस किस को इन्फेक्शन हो चुका था, एसिम्प्टोमेटिक था और अब उसमें एंटीबॉडीज़ बन गई हैं, वो हम टेस्ट करके देख सकते हैं कि हमारी कम्युनिटी में कितने लोग ऐसे हैं और कहाँ पे हैं जिनको इन्फेक्शन हुआ, कोई लक्षण नहीं हुए, एसिम्प्टोमेटिक थे लेकिन एंटीबॉडीज बन गए और वो ब्लड टेस्ट से जो हमने टेस्ट किया एंटीबॉडी किट से तो वो पॉजिटिव आए, तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि कितने एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, हमें इतना समय देने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एनडीटीवी के दर्शकों के साथ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया एम्स के डायरेक्टर हमारे साथ जुड़े थे, जो तमाम संशय जितने हमारे सवाल हैं जुड़े हुए कोरोना से उसका जवाब दे रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।